अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर ली है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट के अंदर एटॉमिक नंबर के बारे में देखा था, एटॉमिक मास के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग फर्दर किस तरह से होती है। ये चैप्टर हमारे पास बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने देखना है कि एटम्स के बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं, उनका पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट बिहेवियर क्या, उन सारी चीज़ों को देखना है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि आपको एक्सपेरिमेंटल वेज कौन से हैं जहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक्चुअली आइडिया होता है। तो यहाँ आपको गिवन है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। एक रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल प्रेजेंट किया था, उसके बाद बोहर ने एटम का मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव जब करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते रहते हैं। बट उसके बाद जो बोहर का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम के अक्रॉस डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स हैं। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर मूव करता है तो या तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा या रिलीज़ करेगा। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स जो है ये आप लोगों ने मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़े थे। तो यहाँ बेसिकली हमने जो बोहर का जो मॉडल है ये मॉडर्न मॉडल है, या हम कहते हैं कि मोर एक्यूरेट मॉडल है एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड मॉडल। तो इसके बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसका आइडिया किस तरह से होता है। नेक्स्ट आपको गिवन है एविडेंस फॉर दिस एंड लेटर मॉडल्स ऑफ द एटम्स डिराइव प्रिंसिपली फ्रॉम द टू सोर्सेज, कि हमें जो इस तरह के जो मॉडल्स हैं या जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली दो सोर्सेज से हमें मिलती है। वो सोर्सेज हमारे पास कौन से हैं? नंबर वन इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी भी स्पीशीज की आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप उसकी वैल्यूज़ अगर सामने रखें, या अभी हम नेक्स्ट जो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम, उसके बारे में के अंदर उसको अगर हम सामने रखें तो वहाँ से हम एक एस्टिमेशन ले सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकती है, इसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। ठीक है, आपके किसी भी एटम के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है। तो हम अभी देखते हैं फर्स्ट में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का या किसी भी एटम के जो स्ट्रक्चर है उसका हम आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, सबसे जो फर्स्ट में आपको गिवन है व्हाट इज स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम आपके पास क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की एक जर्नल अगर आप डेफिनेशन देखें, अब इसकी मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे देखें आपके पास जब बारिश होती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, सॉरी जो वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, बारिश के पानी के कतरे हैं वो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जब बारिश के फ़ौरन बाद अगर सूरज निकल आए, धूप निकल आई, तो क्या होता है कि वो जो वाटर वेपर्स हैं उन वेपर्स के साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है, लाइट उनमें से पास करती है, तो वो लाइट वाइट लाइट 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, आपको रेनबो की फॉर्म के अंदर आसमान के ऊपर 7 डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं ना, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ आपके पास क्या है कि डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वाइट लाइट। तो आपके पास जो रेनबो बनती है डेट वन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। आप उसको क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो आपके पास रेनबो की एग्जांपल है। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ लाइट रेडिएशन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और कलर, कि जिनको हम वेवलेंथ या कलर के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट करते हैं। इसके बाद सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर्स आर रेडिएशन प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट इज स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स वेवलेंथ। जब लाइट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो उसको स्प्लिट किया जाए तो आपके पास जो रिजल्टिंग जो बनता है एक बैंड ऑफ कलर्स बनता है, दिस वन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो आपके पास जैसे बारिश होती है तो उसके अंदर जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो बिहेव करते हैं लाइक अ प्रिज्म। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट भी करोगे, प्रिज्म आप लैब के अंदर आपके पास होता है ग्लास मटेरियल जिसके अंदर से जब लाइट को पास किया जाता है तो लाइट 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह से जब भी किसी जो लाइट को पास किया जाए किसी प्रिज्म के अंदर से, हम जनरली ये देखते हैं कि तो आपके पास जो लाइट होगी वो क्या होगी? फर्दर 7 कलर्स के अंदर वो डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो वाइट लाइट जैसे सूरज से आ रही है रोशनी, ये देखने में तो हमें वाइट लाइट नज़र आ रही है ना, बट एक्चुअली आपके पास ये जो वाइट लाइट है ये 7 कलर्स पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, आपके ये जो तभी आपको रेनबो के अंदर भी जो 7 कलर्स हैं वो नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके वो जो 7 कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, बेब गयोर। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये वाइट लाइट के 7 कलर्स हैं आपकी वाइट लाइट के। तो अब आपके पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वेब आपके पास क्या, मैं अगेन इसको कर रही हूँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपके पास क्या बनते हैं? ये आपके पास 7 कलर्स बनते हैं। वाइट लाइट इन 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। ठीक है,
नीचे आपको गिवन है एक स्पेक्ट्रम गिवन है, ठीक है। इसके अंदर देखें आपके पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, डिफरेंट कलर्स आपके पास यहाँ मेंशन है। अब ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट के, इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट वेव लेंथ्स होती हैं, ठीक है। आपके पास हर जो कलर है, हर कलर के अंदर भी आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट शेड्स हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एनर्जी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो, अगर हम वाइट लाइट की बात करें तो वाइट लाइट हमारे पास इसकी जो वेव लेंथ होती है, जो सूरज से रोशनी आ रही है, जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, ठीक है। वाइट लाइट जो सूरज से रोशनी आ रही है इसको हम कह रहे हैं विजिबल लाइट। जैसे तो इस ये जो विजिबल लाइट है इसमें आपके पास क्या है, इसकी वेव लेंथ स्टार्ट होती है 400 से और ये कहाँ तक जाती है, 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर इसकी वेव लेंथ है। अच्छा, अब देखिए आप सूरज से जो रोशनी आ रही है हमारे पास, जो सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं उसके अंदर एक्स रेज भी हैं, यूवी भी हैं, ठीक है, उसके अंदर आईआर रेडिएशंस भी हैं। तो लेकिन आपके पास जो आपको लाइट नज़र आ रही है ना, डेट वन इज़ जस्ट वाइट लाइट, ठीक है। आपको यूवी रेडिएशंस नज़र नहीं आती, आपको एक्स रेज नज़र नहीं आती। तो इस वजह से जो वाइट लाइट है ना, जो सूरज की रोशनी की जो वाइट लाइट, इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। और बाकी एक्स रेज यूवी वो से हट के, जैसे आप पढ़ते हो कि ओजोन जो है वो यूवी लाइट को ज़मीन पे पहुंचने से रोकती है, डिफरेंट चीज़ें। तो सूरज से डिफरेंट आपके पास रेडिएशंस आ रही है जिसके अंदर जस्ट ये वाइट लाइट का ये कंपोनेंट है। तो वाइट लाइट के अंदर फर्दर क्या है, आपके पास ये 7 कलर्स है और हर कलर का आपके पास क्या है, उसके अंदर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं। 400 से स्टार्ट होती है 780 तक उसकी जो है आपके पास वेवलेंथ, ठीक है। तो ये देखें 400 से फिर 401 होगा, 402, 403, 404, 405 करते करते 445, फिर 475। तो इस तरह आते आते हम कहाँ तक आते हैं, हम आते हैं 780 तक, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम के, ओवरऑल जब कंप्लीट वाइट लाइट होगी तो उसका जो ओवरऑल आपको स्पेक्ट्रम है वो कैसा नज़र आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम यहाँ चैप्टर के अंदर मेनली हमने किस चीज़ की बात करनी है। हमने बात करनी है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मीन किसी एटम का जब हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपने इसको माइंड में रखना है। एमिशन का मतलब है कोई चीज़ एमिट हो रही है यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन आपकी जो स्टेटमेंट है क्या है, व्हेन अ गैस एलिमेंट इज हीटेड और गिवन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, के इलेक्ट्रिक करंट जब उसको दिया जाता है, ठीक है, इट एमिट्स लाइट, कि उसमें से लाइट एमिट होती है। दिस लाइट कंटेन सर्टन वेवलेंथ्स। अब वो जो लाइट है वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी वेवलेंथ की होगी, ठीक है। एंड डेट अपीयर्स एंड कलर्ड लाइंस। अब अगर उसकी वेव लेंथ है रेड रीजन के अंदर आ रही है तो वो रेड लाइट होगी, अगर उसकी वेव लेंथ येलो रीजन के अंदर आ रही है तो वो येलो लाइट होगी, अगर ऑरेंज के अंदर आ रही है तो वो ऑरेंज होगी। दिस लाइंस फॉर्म द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ये लाइंस आपको कैसे अपीयर होती हैं, दिस लाइंस अपीयर एज अ ब्राइट लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपके पास एक जो है आपके एटम है, ठीक है। ये देखेंगे आपके पास एक एटम है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि इस एटम के अंदर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। अच्छा देखें, अब आउटर इलेक्ट्रॉन तो ये प्रेजेंट है, लेकिन शेल्स उस इलेक्ट्रॉन के बाहर भी आपके पास क्या है, शेल्स प्रेजेंट है। जैसे क्लास के अंदर आपकी चेयर्स अरेंज्ड हैं, 6 रोज़ के अंदर चेयर्स अरेंज्ड हैं, आप जस्ट 3 रोज़ के अंदर बैठे हो, लेकिन बाकी रोज़ तो हम उनको कंसिडर कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि स्टूडेंट का नंबर 0 है लेकिन वो रोज़ तो हैं। तो हम एटम के अंदर भी क्या कहते हैं कि बाहर एनर्जी लेवल्स ऐसे ही हैं। अब आउटर इलेक्ट्रॉन ये है, सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके बाहर भी ये 2 एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्या होगा, जब उसके ऊपर आप उसको हीट करोगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दोगे, आप उस एटम को हीट करो या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एटम को एनर्जी मिलेगी। अब जब एटम को एनर्जी मिलेगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर बाहर वाली एनर्जी लेवल्स में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की और बाहर वाली एनर्जी लेवल के अंदर चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा तो हाई एनर्जी लेवल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये अनस्टेबल होगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास जो वहीं से सेम रेडिएशन वाली जो लाइट है उसको रिलीज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले शेल की एनर्जी कम है ना, तो अब उसने अपनी एनर्जी को कम करना है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा और अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जब उसने वो जो एनर्जी रिलीज़ की है, वो जो उसने एनर्जी रिलीज़ की है, अब वो एनर्जी किसी वेव लेंथ की थी, ठीक है, कि आपके पास जैसे यहाँ गिवन है कि सर्टन वेव लेंथ, किसी स्पेसिफिक वेव लेंथ की एनर्जी को रिलीज़ करेगा जो कि कलर लाइंस के अंदर। तो नेक्स्ट जब हम इसको देखते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हैं, ठीक है, यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि नेक्स्ट जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर, सपोज आपके पास ये वाली एक पूरी लाइन है
जो कि स्टार्ट हो रही है 400 से लेके 780 तक, ठीक है। तो अगर उसमें मैं कहूँ कि ये बाकी सारे के सारा जो है ना वो इसके अंदर क्या है, सारे के सारा इसके अंदर पहले डार्क था। डार्क का मतलब क्या है, इसके अंदर अभी तक कोई लाइट नहीं आई। स्टार्ट में जब हम पहले बात करें ना, तो पहले आपके पास इसके अंदर डार्क का मतलब क्या है कि इस रेंज के अंदर कोई रेडिएशन आपके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि आपके पास फर्दर वेट, अच्छा अब इसमें से अगर आप कहें कि आपके पास एक जो स्पेसिफिक रेडिएशन की, जैसे मैं आपसे कहूँ ग्रीन कलर की लाइट एमिट हुई है, तो आपके पास यहाँ इस जगह पे क्या आ जाएगी, एक ग्रीन लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे कहूँ कि रेड कलर की जो लाइट है वो एमिट हुई है, तो यहाँ इस जगह पे क्या आ जाएगी, रेड लाइन आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ येलो कलर की जो लाइट है वो एमिट हुई है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ इस जगह पे येलो कलर का जो एक लाइन है वो आ जाएगी। तो आपका जो स्पेक्ट्रम किस तरह से बनेगा, आपका स्पेक्ट्रम बनेगा, आपकी डार्क बैकग्राउंड होगा और आपकी जो ब्राइट लाइंस हैं वो बनेंगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वेट दिस अपीयर्स एज अ ब्राइट लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, के डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपको जो ब्राइट लाइंस हैं वो नज़र आती हैं इस केस के अंदर। अब ये स्पेक्ट्रम आपका क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो हर लाइन है वो क्या शो करेगी, इलेक्ट्रॉन हैज़ मूव्ड फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर वन। पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर क्या किया, सेम एनर्जी को उसने रिलीज़ किया, और वो जो लोअर एनर्जी लेवल पर जब मूव करके आया तो उसने जो एनर्जी को रिलीज़ किया वो आपके पास क्या है, वो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो उसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। इसको अभी हम नेक्स्ट जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ना उसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपके पास स्पेक्ट्रम है, ये किसी एटम ने जो लाइट एमिट की है उसमें इसलिए हम बनाते हैं ना। सो दिस वन इज कॉल्ड द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। हम उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी जो सेकंड टाइप है डेट वन इज कॉल्ड द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन मीन्स, अब ये देखेंगे आपको क्लियर, एब्जॉर्प्शन का मीन है कि अब जो एटम है वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसने जो लाइट एब्जॉर्ब की है ना उसको हमने ऑब्जर्व करना है। पिछले केस में जो लाइट रिलीज़ हुई है उसको हमने ऑब्जर्व करना है, इस केस के अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो हमने ऑब्जर्व करना है। अब होता क्या है कि ये देखें, इसको जो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। हम इसको प्रॉपर्ली देख लेते हैं कि आपके पास सपोज एक एटम है, ठीक है, जैसे हमने, तो इसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के बाहर भी शेल्स हैं। अब आपने इसको दी वाइट लाइट, ठीक है। अब द वाइट लाइट इज़ पास थ्रू द कोल्ड गैस। कोल्ड गैस मतलब एटम का जो गैसियस स्टेट के अंदर एटम है ना उसमें से जब वाइट लाइट पास की, तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और आपके पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। अब ये जो हमने वाइट लाइट दी है स्टूडेंट्स, ये आपके पास है 400 से लेके 780 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ है, मतलब इसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने सारी की सारी वाइट लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं की, ये तो कोई एक स्पेसिफिक एनर्जी की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। लाइक अगर मैं कहूँ 400 से 780 तक के अंदर वो जस्ट 540 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करे, या अगर हम कहें कि वो जस्ट 620 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करे, बाकी सारी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, वो इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी। बाकी सारी लाइट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब इसमें से ऐसे ही पास हो जाएगी, ठीक है। अब वो जो बाकी सारी लाइट पास होगी उसका फिर हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। हम देखेंगे कि उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया इसका, और स्पेक्ट्रम के अंदर हमने देखा कि आपका, अब देखें, अब यहाँ एक सोचने की बात है, देखें आपने एटम को लाइट थी 400 से 780 नैनोमीटर तक, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर से इस एटम ने एब्जॉर्ब की लाइट, अब यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात करें, एमिशन की बात नहीं करें, इसने ख़ुद को एक्साइट करने के लिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने ख़ुद को एक्साइट करने के लिए 560 नैनोमीटर एंड 620 नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। हम यहाँ कहें इसके जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी की जो लाइट्स उनको एब्जॉर्ब किया। तो आपके पास क्या है कि 560 एंड 620 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी सारी लाइट एज इट है, हमें बाकी सारी लाइट तो वापस मिल गई ना, सिर्फ आपकी क्या होगी 560 नैनोमीटर और 620 नैनोमीटर वाली जो लाइट है वो मिसिंग होगी, क्योंकि वो एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो 560 वाली जगह है ना बच्चों, वहाँ आपके पास क्या आ जाएगी, एक डार्क लाइन आएगी। डार्क लाइन का मतलब है नो लाइट, किस जगह लाइट है ही नहीं, यहाँ की लाइट मिसिंग है। एंड 620 वाली जगह के ऊपर भी आपके पास क्या आ जाएगी, एक डार्क लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी जो लाइट है वो क्या है, मिसिंग है, वो एटम ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपका ये जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से बनता है। बाकी यहाँ पीछे सारे ये कलर्स होते हैं, जस्ट
जिन पॉइंट्स के ऊपर लाइट मिसिंग है वहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे, इस तरह के डार्क बैंड्स आ जाएंगे। तो डार्क बैंड्स मीन एब्सेंस ऑफ लाइट, वहाँ से जो लाइट है वो उस एटम ने या आपके पास वो जो सब्सटेंस उसने क्या कर दिया, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या गिवन है कि व्हेन वाइट लाइट इज़ पास थ्रू द कोल्ड गैस, सम वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब बाय द एटम, कुछ वेवलेंथ्स एटम एब्जॉर्ब करता है, रेस्ट आर एमिटेड, बाकी जो रेडिएशन है वो क्या हो जाती है, एमिट हो जाती है। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अपीयर्स एज डार्क लाइंस ऑन द स्पेक्ट्रम, जो आपकी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है जिसमें मैंने आपको कहा 560 620 नैनोमीटर, ये आपके पास क्या होंगी, डार्क लाइंस की फॉर्म के अंदर अपेयर होंगी। अब ये जो डार्क लाइंस है ना, आप क्या कहते हो ना, आप कहते हो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो हर लाइन है, ईच लाइन शोज दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, हर जो लाइन उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और हायर एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करके गया। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक एमिशन के केस में हमने क्या पढ़ा कि हर लाइन ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर के अंदर आए। यहाँ क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की है एंड हायर एनर्जी लेवल पे मूव करके गया लोअर एनर्जी लेवल से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कि आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि कोई एटम जितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ कि आपके पास अगर एक एटम है, ठीक है, उसका सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया अपने से बाहर वाली शेल में। अब अगर मैं कहूँ कि इसने एब्जॉर्ब की है, जब ये मूव करके गया है तो इसने एब्जॉर्ब की है 560 नैनोमीटर। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये दोबारा वापस आएगा अपनी इसी एनर्जी लेवल के ऊपर, और जब अपनी इसी एनर्जी लेवल के ऊपर वापस आएगा तो क्या करेगा, सेम जब वापस इसने आना है तो एनर्जी को रिलीज़ करना है। अब यहाँ सेम एनर्जी रिलीज़ होगी, सेम वेवलेंथ की एनर्जी क्या होनी है, रिलीज़ होनी है। तो आपके पास क्या करेंगे, रिलीज़ होना या एमिट आपके पास होना, वो भी कितनी होगी, वो भी होगी 560 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपके पास सेम एनर्जी एब्जॉर्ब अगर हो रही है एक्साइटेशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन को आप कहते हो एक्साइटेशन। तो जब एटम एक्साइट हो रहा है तो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जब वो डी एक्साइट हो रहा है तो इतनी एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, आप कहोगे उतनी जो रेडिएशन, उतनी वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन उसको वो क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ गिवन है कि डार्क लाइंस अपीयर एट द सेम पोजीशन एज अ ब्राइट लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी एटम का अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएं और उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएं तो दोनों में जो पोजीशन होगी ना लाइट की वो सेम होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितनी लाइट एमिट होगी, जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी एमिट होगी। तो जब आप स्पेक्ट्रम बनाओगे किसी भी एलिमेंट का एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो उसमें जस्ट स्पेक्ट्रम के अंदर पोजीशंस वही होंगी, जस्ट स्पेक्ट्रम की शेप्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट आपको समझाती हूँ वो आपके पास कैसे आएगा। जैसे ही आपकी बुक के अंदर भी गिवन है बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके पास गिवन है। अब देखें आपके पास जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको क्या बताया, आपका ये डार्क बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका डार्क है, और जहाँ जहाँ जो लाइट है वो एमिट हो रही है वो आपके पास क्या होंगे, कलर्ड बैंड्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप देखें ये इन बाकी सारे के सारा डार्क है, इन पॉइंट्स के ऊपर जो लाइट है वो क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो मीन्स कि ये वाली जो लाइट्स हैं ये क्या हो रही है, एमिशन स्पेक्ट्रम में रिलीज़ हो रही है। अब सेम आ जाए इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर बाकी सारा आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कलर्ड है, जस्ट यही वाले जो सेम पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के ऊपर क्या आ रहे हैं, डार्क बैकग्राउंड, सॉरी डार्क लाइंस आ रही हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर, तो मतलब यही वाली जो रेडिएशंस हैं ये आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब हुई, और एमिशन स्पेक्ट्रम में इतनी जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन उसको एटम ने क्या कर दिया, एमिट कर दिया। ठीक है, तो आपके जब किसी भी अगर सेम एलिमेंट है, लाइक दोनों केसेस में हाइड्रोजन है, तो उनका क्या आएगा, जो स्पेक्ट्रम आएंगे वो एक जैसे आएंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ को माइंड के अंदर रखना है कि आपका जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है इट अपीयर्स एज अ ब्राइट लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट अपीयर्स एज द डार्क लाइंस अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड, कि आपका जो कलर्ड बैकग्राउंड होता है और आपकी जो डार्क लाइंस है उस फॉर्म के अंदर ही आपको विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ड्रा करें तो बच्चों आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हर केस के अंदर, हर एलिमेंट के केस के अंदर उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइक अगर वो एमिशन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं सोडियम की बात करूँ उसका डिफरेंट होगा, लिथियम का डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन का डिफरेंट होगा। ठीक है, आपके पास जो हर एलिमेंट है उसके केस के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसका जो शेप है उसके अंदर जो आपकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है वो आपके पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। रीज़न क्या है
कि हर एटम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी के ऊपर प्रेजेंट है ना। लाइक अगर सोडियम की बात करें तो वो थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है, एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की बात करें तो वो फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से हर एटम जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के अंदर भी क्या करेगा, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज़ करेगा। तो आपके पास क्या है, एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कि हर एटम का एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है हर किसी से, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या वो एमिट करेगा वो भी क्या होगी, यूनिक होगी। इसका मतलब है कि हर एटम अपना क्या बनाता है, यूनिक स्पेक्ट्रम बनाता है। ये वही बात है जैसे हर किसी का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, ठीक है, हमेशा हर किसी का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, इसी तरह से हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखें अगर हमें कोई एक एलिमेंट है जो हमें नहीं आइडिया कि ये क्या है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, हमें कोई एलिमेंट मिलता है, हमें नहीं आइडिया कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, या लैब्स वगैरह के अंदर हम जब रिसर्च वगैरह करते हैं तो हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मेटल्स वगैरह, उनको चेक करने के लिए कि क्या ये इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उनका स्पेक्ट्रम देते हैं। एक लिटरेचर के अंदर तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये इतनी वैल्यू पे आता है, तो हम उसका लैब के अंदर वो स्पेक्ट्रम लेते हैं और उसका लिटरेचर के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर वही वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स हमारा वो जो मेटल है या वो जो गिवन स्पीशी है वो आपकी कंफर्म हो जाती है। तो आप क्या करते हो कि साइंटिस्ट यूज़ दी स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन स्पेक्ट्रम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस आपकी बुक के अंदर भी एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है डिफरेंट जो एलिमेंट्स उनके स्पेक्ट्रा गिवन है। लाइक हाइड्रोजन के अगर देखें, ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रा गिवन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो आपके पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, हीलियम का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, नियॉन का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, सोडियम का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। तो सब केसेस के अंदर जो स्पेक्ट्रा वो डिफरेंट है। तभी हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट के केस में आपका जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक फिर आपको गिवन है एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जस्ट आपको मैंने बुक एक तो हमने स्टार्ट के अंदर डिस्कस कर भी लिया, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एमिशन स्पेक्ट्रा अगेन हमारे पास क्या है, ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। मतलब आपके पास वो जो कोई एटम है उसने क्या किया, वो जो रेडिएशन उसमें से रिलीज़ हुई आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो आपके पास वो जो स्पेक्ट्रा होगा वो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब वाइट लाइट को पास किया जाता है सब्सटेंस से और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। जब ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला कंपोनेंट इसके अंदर मिसिंग है, जिसकी जगह पे डार्क लाइन आ रही है, ठीक है। एंड आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी इन क्वांटा, ठीक है। ये क्वांटा भी हम उसको नेक्स्ट देखेंगे। क्वांटा एक आपके पास पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। एंड आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू सॉरी यहाँ आपके पास टर्म आ रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन क्वांटा। एंड थर्ड आपके पास है इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड, जैसे अभी हमने देखा। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास क्या होती हैं, डार्क कलर्ड लाइंस होती हैं ब्राइट बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था ओवरऑल। हम जब बात करते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं एंड स्पेक्ट्रा की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो ओवरव्यू हमारे पास क्या है कि डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके हम उन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में एस्टिमेशन कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं या उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से